देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम विंटर 2011 और समर 2016 में आया था। आपके पास में जो आरटीम्यू के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस देख लिया करो और ट्राई करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कैसा दिया है, डिजाइन हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? हाँ, डिजाइन हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग आपको डिजाइन करना है फॉर अ स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल। स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल यानी वॉल है, वो वॉल बंद और चालू होता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। जैसे अब ये हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है और ये पूरा वॉल है, ठीक है, ये पूरा वॉल है और ये वॉल का डायमीटर दिया हुआ है। क्या बोले आपको? द डायमीटर ऑफ द वॉल सीट, ये वॉल का डायमीटर दिया हुआ है 800 mm, ठीक है। अभी यहां से जब प्रेशर बढ़ेगा, यहां से प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर में राइज होगा, तो ये ऊपर में अगर राइज होगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो स्प्रिंग क्या करेगा? ये डिफ्लेक्ट करेगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा यहाँ पर, ठीक है। और प्रेशर अगर कम होगा तो ये अपने ओरिजिनल जगह पे आएगा, तो प्रेशर यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में भी क्या है, एक एनर्जी डेवलप हुई है। यहाँ से जितना भी प्रेशर लगेगा जिसके कारण ये अगर कॉम्प्रेस होता है तो वॉल ओपन होगा, और प्रेशर जैसा जैसा कम हो जाएगा तो यहां से फिर पावर लगेगा तो वो वॉल क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा ये सिंपल प्रॉब्लम है। तो ऑपरेटिंग प्रेशर आपको दिया है, यहां पर ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है? 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऑपरेटिंग प्रेशर मींस उसको हम लोग इनिशियल प्रेशर भी बोल सकते हैं या मिनिमम प्रेशर भी बोल सकते हैं, कि ऑपरेशन के लिए इनिशियली इतना प्रेशर लगेगा उसको एक जगह पे होल्ड करने के लिए, दैट इज ऑपरेटिंग प्रेशर 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द बॉल्स ब्लो ऑफ फ्रीली, और इतना प्रेशर जिससे ये बॉल खुल जाता है, वो प्रेशर कितना है? 1.05 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी 0.05 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इतना ही प्रेशर बढ़ने से, समझ में आ रहा है? 0.05 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन तो पहले लगा है, बट 0.05 न्यूटन इतना प्रेशर बढ़ने से तब कहा 1.05 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर प्रेशर बढ़ेगा। इतना प्रेशर से ये ब्लो होता है यानी खुलता है, यानी ऊपर में लिफ्ट होगा। तो जब ये ओपन होगा या ऊपर में लिफ्ट होगा तब उसका मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द वॉल है 8 mm। तो ये 8 mm बढ़ेगा तो ये 8 mm ऊपर में कैसे शिफ्ट होगा? मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ द वॉल, यानी 0.05 न्यूटन एमएम स्क्वायर के कारण वॉल जो है वो लिफ्ट होता है 8 mm ऊपर। तो ये वॉल जब 8 mm ऊपर में लिफ्ट होगा तो ये 8 mm नीचे में क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा, तो डिफ्लेक्शन है वो। समझ में आ रहा है? तो ये आपको डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 8 mm, और डायमीटर ऑफ द वॉल सीट, ये वॉल का डायमीटर दिया हुआ है 100 mm, स्प्रिंग का नहीं दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दिया है? ऑपरेटिंग प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर भी बोल सकते हैं आप, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैक्सिमम प्रेशर 1.05 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डिफ्लेक्शन, ये ब्लो हो रहा है, ये लिफ्ट हो रहा, तो ये यहाँ पर कॉम्प्रेस होगा, तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है? 8 mm, और डायमीटर ऑफ द सीट वॉल ये दिया हुआ है 100 mm। अब ये 100 देने की जरूरत क्या है हमें? हम लोगों ने इसके पहले एक दो प्रॉब्लम देखे, उसमें हमें फोर्स दिया रहता था कि इतना फोर्स लग रहा, तो फिर ये फोर्स के कारण ये कॉम्प्रेस होगा या ये लिफ्ट होगा, फोर्स दिया रहता था। बट यहाँ पर हमें प्रेशर दिया हुआ है। ये बहुत बार इस टाइप के प्रॉब्लम रिपीट हुए हैं। प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर, या ऐसा प्रेशर जिससे वॉल ब्लो ऑफ होता है या लिफ्ट होता है। तो यहाँ पर प्रेशर दिया, तो प्रेशर से हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्मूलेज है वो फॉर्मूलेज में तो हमें फोर्स दिया हुआ है, तो प्रेशर से हमें फॉर्मूलेज निकालने पड़ेगे। समझ में? फोर्स निकालना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए ये डायमेंशन जरूरी है कि वॉल जिसके ऊपर में प्रेशर आ रहा, इसके ऊपर में प्रेशर आ रहा कितना? 1 नहीं तो 1.05 न्यूटन मिनिमम या मैक्सिमम, तो वो प्रेशर के एरिया में इसका डायमीटर कितना है? ये प्रेशर का ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पर डायमीटर कितना? तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 100 mm, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है कि हमें मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेज नंबर 92 पे टेबल ही दिया हुआ है 7 से 8, उसमें मटेरियल है, मैंने अभी आपको फोटो पे भेजा। तो मटेरियल हम लोग जो आपकी इच्छा से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 6150 मटेरियल लिया है तो उसका यील्ड शियर निकाला है 770 आता है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है उसका 85 जीपीए। तो 85 जीपीए को क्या कर लेंगे 85 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो शियर यील्ड दिया है, इसके पहले के प्रॉब्लम में देखो हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या अलाउएबल शियर स्ट्रेस है ना, डिजाइन शियर स्ट्रेस ये दिया रहता था, बट हम लोगों ने मटेरियल सिलेक्ट करके यील्ड स्ट्रेसेस लिया है तो उसका डिजाइन स्ट्रेसेस या शियर स्ट्रेस हमको निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 385 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये यहाँ पर आने वाला शियर स्ट्रेसेस है या डिजाइन स्ट्रेसेस हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एक टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं कि स्प्रिंग इंडेक्स दिया नहीं है तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, कोई 5 अज्यूम कर सकता, कोई 6 अज्यूम कर सकता, कोई 7 अज्यूम कर सकता, ठीक है। तो स्प्रिंग इंडेक्स यहाँ पर 6 अज्यूम किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर से हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स डायरेक्टली 6 देके हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए स्प्रिंग इंडेक्स हम लोग दूसरे तरीके से भी कैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। मींस इसको हम लोग बोलेंगे प्योर थियोरेटिकल मेथड से। जैसा आपको टॉर्क पता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आपको पता है, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी dm/2 लिया है, डिस्टेंस मींस रेडियस हो जाए तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है यहाँ से या यहाँ से जो फोर्स लगेगा इनटू इतना रेडियस, समझ में आ रहा है। तो रेडियस है ना dm/2 कर लिया। तो टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्स इनटू dm/2। ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है ना, स्प्रिंग के एक्सिस पर लग रहा है, तो एक्सिस से फोर्स अप्लाई यहाँ पर हो रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पर है और अप्लाई कहाँ पर हो रहा है, ये डिस्टेंस r, तो dm/r। सेकंड बॉम्ब में आपने पढ़ा टॉर्क इज इक्वल टू π/16 fs d³, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, टॉर्शन में हम लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि यहाँ पर कैसा दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पर शियर स्ट्रेसेस भी होता है टाउ और यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स भी लगता है F, ये दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टॉर्क क्योंकि ट्विस्ट होता है ऐसा, तो वहां पर टॉर्शन भी आता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू π/16 fs d³, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू π/16 टाउ d³। ये दो फॉर्मूले आप देखिए, ये बेसिक फॉर्मूला है और ये टॉर्शन वाला फॉर्मूला है। अब ये दोनों को भी हम लोग इक्वेट कर दे क्योंकि टॉर्क तो सेम रहेगा। अगर ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर दे F into dm/2 इज इक्वल टू π/16 टाउ d³। इसमें से अगर हम लोग ये टाउ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F into dm/2, ये टाउ है, F into dm/2, ये 16 इधर चले जाएगा 16, ये पाई नीचे आएगा और ये d³ भी नीचे आएगा, ठीक है। इसको अगर 8 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 8F dm अपॉन पाई d³, या इसी को ही हम लोग लिख सकते 8F अपॉन पाई d² और dm/d यानी क्या होता है c। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला है कौन सा जो हम लोग डेटा बुक से लेते हैं, समझ में आ रहा है। बट डेटा बुक में इसके अलावा एक के फैक्टर भी है। ये के क्या है, ये कांस्टेंट फैक्टर है शियर स्ट्रेस के लिए प्लस डायरेक्ट फोर्स के लिए, डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए हम उसको डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेसेस का और शियर स्ट्रेसेस का ये फैक्टर के डाला हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन से प्योर थियोरेटिकल एप्लीकेशन से ये फॉर्मूला निकाला गया है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वहां पर प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग जो फैक्टर्स आते हैं वो यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो ये फॉर्मूले से भी आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले से भी आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आपको ये दो फॉर्मूले को इक्वेट करके फिर ये d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बट d का वैल्यू ये प्रोसेस से अगर आप जाएंगे तो वो कम ही आएगा एज अ कंपेयर टू डायरेक्टली इससे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक k फैक्टर ऐड हुआ है, इसमें k फैक्टर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली स्प्रिंग इंडेक्स 6 अज्यूम करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो
वो भी सही रहेगा, या आप ये दोनों फॉर्मूलेज को यूज करके इसमें से d का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर dm बाई dna c का वैल्यू निकाल सकते इज इक्वल टू c, ऐसा करके आप c का वैल्यू निकाल सकते हैं, और बाद में फिर यही प्रोसेस से आप जाके फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि c कौन सा वाइलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली हम लोगों ने स्प्रिंग इंडेक्स अज्यूम करके सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इस वे से कैसे जाते हैं। ये दोनों भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो स्प्रिंग इंडेक्स 6 कंसीडर कर लिया है, ठीक है, और अभी फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स यानी प्रेशर इनटू एरिया, तो मिनिमम प्रेशर है तो मिनिमम फोर्स निकालेंगे, मैक्सिमम प्रेशर है तो मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला कैसा रहेगा, P मिनिमम इनटू एरिया, तो मिनिमम कितना है 1 इनटू एरिया यानी पाई d स्क्वायर का 4, काय का एरिया, इसका एरिया, यहां पर पहले 1 फोर्स लग रहा है इतने एरिया पे, तो मिनिमम फोर्स कितना आया 7853.98 न्यूटन, ये मिनिमम फोर्स लग रहा है। सिमिलरली ऐसा ही मैक्सिमम फोर्स भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मिनिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स है। ये मैक्सिमम फोर्स कौन सा फोर्स है, जिसके कारण ये 8 mm लिफ्ट होता है और इसी के कारण 8 mm ये कॉम्प्रेस होता है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर नो लॉसेस आइडियल कंडीशन कंसीडर की कि यहाँ पर कुछ लॉस नहीं होगा ये फलक्रम पे, तो 8 mm यहाँ से लिफ्ट हुआ तो आइडियल कंडीशन में 8 mm यहाँ से कॉम्प्रेस होगा। वो कॉम्प्रेशन यानी क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो डिफ्लेक्शन किसके कारण हुआ, 7853 के कारण होगा नहीं डिफ्लेक्शन, और 8246 के हिसाब से भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये डिफ्लेक्शन होगा 0.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जितना प्रेशर बढ़ा है उतने के ही कारण 8 mm डिफ्लेक्ट हो रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, force that produces deflection of 8 mm is due to F, तो F is maximum force minus minimum force, तो 8246 minus 7853 को हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो फोर्स कितना 392, तो 392.7 न्यूटन, ये इतना ही फोर्स रेस्पॉन्सिबल है 8 mm लिफ्ट के लिए और स्प्रिंग का 8 mm डिफ्लेक्शन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जब आप यूज करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना रहेगा आपको सेकंड स्टेप में, तब आपको फोर्स 392 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण ही डिफ्लेक्शन डेल आया है 8 mm। बट वो स्प्रिंग पे मैक्सिमम फोर्स तो 8246 आया, तो 8246.66 न्यूटन इतना फोर्स सस्टेन करने के लिए उसका वायर डायमीटर कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहां पर हम लोग ये फोर्स कौन सा लेंगे, मैक्सिमम वाला लेंगे। आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब हमें स्प्रिंग का डायमीटर, वायर का डायमीटर निकालना है, तो वायर का डायमीटर इसके हिसाब से कैसे निकालेंगे, इसके हिसाब से निकालेंगे तो इतना लोड पे तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर में लोड कितना आ रहा है 8246 इतना लोड आ रहा है, तो इसको सस्टेन करते समय इसलिए यहां पर ये मैक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूले में मैक्स की वैल्यू पुट अप करेंगे 8246, यानी यहां पर समझ में आ रहा है, ये k का वैल्यू जो भी है 1.2525 into 8 into f max कितना आएगा 8246.68, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस हम लोगों ने निकाल करके सिर्फ डिफ्लेक्शन के लिए, तो यहां से k का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, क्योंकि c हम लोगों ने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया है, c का वैल्यू 6 अज्यूम कर लिया है, तो k का वैल्यू निकल गया है। फिर पेज नंबर 79 पे टेबल सेकंड कॉलम पे आप थर्ड कॉलम पे देखेंगे तो आपको वहां पर टाउ का फॉर्मूला मिलेगा। यहां से हम लोगों ने डायमीटर ऑफ वायर निकाला जो कितना था 20.24, इसका हायर वैल्यू लेते 21 हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, तो dm by dna c, dm का वैल्यू निकलेगा कितना, dm का वैल्यू c, स्प्रिंग इंडेक्स 6 कंसीडर किया हम लोगों ने, और स्मॉल d अभी हम लोगों ने कंसीडर किया 21 सिलेक्ट किया, तो dm by d, तो dm कितना आया 126, वो dm में d ऐड कर लेंगे यानी 21, या dm में d माइनस कर लेंगे, तो आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग मिल रहा है और इनर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग मिल रहा है। ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, डायमीटर ऑफ वायर ऑफ द स्प्रिंग ये कैसा निकलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेंगे, सॉलिड लेंथ कैसे निकलेंगी, पिच कैसे निकलेगी, ठीक है। धन्यवाद।